हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके क्या इंडिकेशन होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं ब्लड डोनेशन के, और कितने आपके ब्लड वाले जो प्रोडक्ट हैं वो कितने होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कौन से की कब जरूरत पड़ती है, कितने टाइम तक हम कर सकते हैं स्टोर। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंट्रोडक्शन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। तो हम सीधी लैंग्वेज में बात करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड और इट्स कंपोनेंट। यानी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये रिप्लेसमेंट है किसका, ब्लड का और इसके प्रोडक्ट का। या तो ब्लड या फिर इसके प्रोडक्ट का क्या है, ये रिप्लेसमेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। क्या है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है टू प्लेस ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोडक्ट विच लॉस्ट थ्रू हेमरेज। हम बोल सकते हैं कि आपकी जो ब्लड सेल है और या फिर ब्लड प्रोडक्ट है वो रिप्लेस करने के लिए, और क्यों रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, विच लॉस्ट थ्रू द हेमरेज, क्योंकि जो लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि डैमेज की वजह से, कोई इन रीजन की वजह से जिनमें ब्लड सेल या ब्लड प्रोडक्ट जो आपका ब्लड है उसमें कमी हो जाती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हेमरेज हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, या फिर और कोई डिजीज हो सकती है जिन कारणों से ब्लड सेल या ब्लड की कमी हो जाती है। तो हमें इनको रिप्लेस करने के लिए दोबारा से हमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है, या फिर दोबारा से हमें वो पूर्ति की जाती है, जो कमी हुई है उसकी पूर्ति की जाती है। उसको प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद में हम बात करें कि इसके क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। तो इंडिकेशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो सबसे पहले हम बात करें जो हेमरेज में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर किसी को हेमरेज है, ज़्यादा ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग हो गई किसी भी वजह से, तो हम यहाँ पर अ, आपका बीटी कर सकते हैं। बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, तो हम बीटी कर सकते हैं। एनीमिया, किसी के सीवियर एनीमिया है तो वहाँ पर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर ट्रोमा है, ट्रोमा यानी इंजरी, चोट की वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसकी वजह से हम, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम बीटी कर सकते हैं। या फिर बर्न्स की वजह से जो फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वहाँ उसकी वजह से भी हम बीटी करते हैं। और सर्जरी में भी हमें बहुत बार जो ब्लड लॉस हो जाता है सर्जरी की वजह से, तो वहाँ पर भी हमें बीटी करना पड़ता है। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन। जो आपके ब्लड डोनेशन है उसके कितने टाइप होते हैं। तो मेनली हम बात करें तो ब्लड डोनेशन के आपके तीन टाइप होते हैं। पहला है ऑटोलोगस, दूसरा है ब्लड साल्वेज, तीसरा है डेजिग्नेटेड डोनर। तो ये तीन तरह के होते हैं जिसमें मोस्टली काम में लेने वाला है डेजिग्नेटेड डोनर। तो क्या होता है, देखो हम एक एक करके इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑटोलोगस है। ऑटोलोगस क्या होता है, ब्लड डोनेट टू योर सेल्फ, यानी आपका खुद का ब्लड अपने आप को डोनेट करने की ये प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ऑटोलोगस बोलोगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के ब्लड डोनेशन में किसी भी शेड्यूल प्रोसीजर से पहले, यानी आपका कोई भी ओटी होना है फ्यूचर में, आपको पता है कि इतने दिन बाद प्लान्ड ओटी है, तो उससे पहले पेशेंट को ब्लड पेशेंट के ब्लड को डोनेट और रिस्टोर किया जाता है। सो इसमें डिजीज ट्रांसमिशन और ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क कम हो जाते हैं। क्यों करते हैं, पेशेंट का खुद का ब्लड ही पहले से लेके स्टोर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें डिजीज ट्रांसमिशन और ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्लड को शेड्यूल प्रोसीजर से 5 वीक पहले ब्लड कलेक्ट और रिस्टोर करते हैं। यानी आपका जैसे ओटी होना है 5 वीक बाद में, तो आप 5 वीक पहले ही, मान लो 6 वीक बाद में होना है, तो आप 5 वीक पहले ही आपको ब्लड डोनेट कर देना है और रिस्टोर करवा देना है ब्लड बैंक के अंदर। तो ये आपको 5 वीक मिनिमम होना चाहिए। कुछ जगह पे आपको 1 मंथ भी मिल जाएगा। मिनिमम 1 मंथ, 5 वीक भी दे रखा है यहाँ पे, कुछ जगह पे आपको 1 मंथ भी मिल जाएगा। उसके बाद में सेप्टिसीमिया और लुकेमिया वाले पेशेंट में इस प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूज सक्षम नहीं है। यानी अगर कोई पेशेंट है वो सेप्टिसीमिया या लुकेमिया का है, तो ऐसे पेशेंट में हम ये जो ऑटोलोगस वाला प्रोसीजर है वो काम में नहीं ले सकते। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्लड साल्वेज। ब्लड साल्वेज क्या होता है, ब्लड साल्वेज भी ऑटोलोगस ब्लड का ही टाइप है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ब्लड को सक्शनिंग के द्वारा बॉडी कैविटी, जॉइंट स्पेसेस और अदर क्लोज बॉडी साइट्स में कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये भी एक तरह का ऑटोलोगस का ही ब्लड का टाइप है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर ना करके उसको सक्शन के थ्रू ब्लड को निकालते हैं और बॉडी कैविटी
जॉइंट स्पेसेस और अदर क्लोज बॉडी साइट्स होती है उसमें छोड़ देते हैं, उसमें कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ब्लड को री इन्फ्यूज करने से पहले ब्लड को स्पेशल प्रोसेस से इसमें उपस्थित टिश्यू डेब्रिज यानी जो डेड सेल है उसको निकाल दी जाती हैं। ब्लड है वो दोबारा इन्फ्यूज किया जाता है बॉडी कैविटी से निकाल के और वापस इन्फ्यूज किया जाता है, लेकिन इन्फ्यूज करने से पहले स्पेशल प्रोसेस लाइक डायलाइसिस इस टाइप का कुछ प्रोसेस करके उसकी जो डेड सेल है उनको निकाल दिया जाता है। उसके बाद में थर्ड है डेजिग्नेटेड डोनर। इसमें क्या होता है, कंपेटिबल डोनर सिलेक्टेड बाय रिसिपिएंट, यानी जो रिसिपिएंट है उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप वगैरह मैच कर रहा है, सब कुछ मैचिंग होने के बाद में जो कंपेटिबल डोनर है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ऐसे डोनर को बोलते हैं डेजिग्नेटेड डोनर। मोस्टली यूज होने वाला मेथड है कौन सा, डेजिग्नेटेड डोनर। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है वोल ब्लड। वोल ब्लड में क्या होता है, इसमें एक यूनिट में 350 ml आपका ब्लड होता है। टोटल यूनिट की बात करते हैं 350 350 ml की ये एक यूनिट होती है, एक यूनिट होती है जिसके अंदर 300 ml तो आपका ब्लड रहता है और 50 ml आपका एंटीकोगुलेंट रहता है। यानी जो 350 ml में 300 ml तो क्या रहेगा, आपका ब्लड रहेगा, 300 ml तो आपका ब्लड रहेगा और जो 50 ml है वो आपका एंटीकोगुलेंट रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जो मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है इसका 35 डेज होता है। वोल ब्लड का अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें तो स्टोरेज का टाइम इसका 35 डेज होता है। उसके बाद में स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो इसको 1 डिग्री से 6 डिग्री तक हम स्टोर कर सकते हैं। जो आइडियल टेम्परेचर है वो 4 डिग्री माना जाता है, लेकिन एवरेज 1 to 6 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई आइडियल पूछे तो आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देना है। उसके बाद इन्फ्यूजन टाइम की बात करें तो 2 to 4 आवर तक हम इसको इन्फ्यूज कर सकते हैं, मिनिमम 2 आवर और मैक्सिमम 4 आवर। फिर नोट है, नोट के आगे देखो, नोट के आगे लिखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा 4 घंटों के भीतर ही करें। आपको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो मैक्सिमम जो टाइम है वो 4 आवर यानी विद इन 4 आवर आपको कंप्लीट करना है, जिसमें सेप्टिसीमिया ब्लड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस को रोका जा सकता है। यानी जो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं ये पूरा प्रोसीजर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का 350 ml जो पूरा ब्लड है वो विद इन 4 आवर के अंदर आपको विद इन 4 आवर में आपको ट्रांसफ्यूज करना है। अगर आपने ट्रांसफ्यूज नहीं किया तो क्या किसके चांसेस हो सकते हैं, अगर आपने ट्रांसफ्यूज नहीं किया तो आपको सेप्टिसीमिया के चांसेस हो सकते हैं, यानी ब्लड से इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें डिस्कार्ड ब्लड रिमेन आफ्टर 4 आवर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर 4 घंटे हो गए ब्लड पूरा नहीं किया तो फिर आपको वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद में हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी एक यूनिट की बात करें तो उसमें 250 ml होता है, 250 ml इन 1 यूनिट। एक यूनिट में कितने होते हैं 250 ml और होल ब्लड में 350 ml, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 यूनिट आरबीसी जो है वो आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है। ये एक यूनिट कितना इंक्रीज करेगा, आपका इंक्रीज 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। अगर आप एक यूनिट उसको आरबीसी वाला पैक दे रहे हो तो वो आपका एक यूनिट में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम स्टोरेज टाइम की बात करें तो 42 डेज तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं और सॉरी 2 to 3% हीमोटोक्रिट वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है एक यूनिट से। और ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करें तो वो ही सेम 2 to 4 आवर का होता है मैक्सिमम, जिसमें 4 आवर या फिर बोल सकते हैं विद इन 4 आवर आपको ये कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में तीसरा है हमारे पास में प्लेटलेट। तो प्लेटलेट की बात करें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड प्लेटलेट डिसफंक्शन। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर कोई भी प्लेटलेट डिसफंक्शन है लाइक डेंगू में भी ये प्लेटलेट इन्फ्यूज करते हैं। फिर जो भी प्लेटलेट डिसफंक्शन है उसमें हम प्लेटलेट इन्फ्यूज करते हैं। इसमें एक यूनिट में 50 से 70 ml तक होता है। एक यूनिट जो प्लेटलेट होती है वो आपकी 5 से 10 हजार जो प्लेटलेट काउंट है उसको बढ़ाती है। जो आपकी नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती है वो 1,50,000 से 4 लाख या कुछ टाइम 4.5 लाख तक रहती है। ठीक है, इतनी आपकी नॉर्मल रहती है, जो कि डेंगू में भी आपको कम देखने को मिलती है, तब हम यहाँ पे प्लेटलेट का यूज करते हैं। उसके बाद में हम बात करें मैक्सिमम स्टोरेज टाइम जो है वो 5 से 7 दिन का रहता है, मेनली 5 डेज रहता है। और इफेक्टिव यूज एज सुन एज ट्रांसफर, जितना जल्दी हो सके इसको हम ये यूज करना है। स्टोरेज टेम्परेचर है
वो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे अपने को स्टोर करके रखना है। ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करें तो इसका 15 से 30 मिनट का इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करें 1 यूनिट में 400 ml होती हैं। और ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात करें तो 1 आवर इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है। डब्ल्यूबीसी को स्टोर नहीं करते हैं, ये ऑन द स्पॉट लगाई जाती है। यूज यूज इम्यूनिटी डेफिशिएंट पर्सन एंड क्रोनिक इन्फेक्शन पर्सन में हम ये डब्ल्यूबीसी इन्फ्यूज करते हैं। उसके बाद में है एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ट्रांसफ्यूज इन डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर लाइक 5 एंड 8। ये जो आपका ब्लड 5वां और 8वां मेनली जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है उसकी कमी हो जाती है तो हम एफएफपी यूज करते हैं। एंड प्लाज्मा प्रोटीन की कमी को भी इससे पूरा किया जाता है। तो 1 यूनिट एफएफपी की जो यूनिट होती है उसमें 200 से 250 ml आपका ब्लड रहता है। और स्टोरेज टाइम की बात करें तो 1 ईयर तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जो आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और प्लाज्मा प्रोटीन है इसको हम 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं। बाद में स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री पर रखें, -30 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो आपका 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। और -60 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो हम इसको 2 ईयर तक भी स्टोर कर सकते हैं। फिर जो ट्रांसफ्यूजन टाइम है वो विदिन 15 से 30 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे बात करें टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोडक्ट। प्लाज्मा प्रोडक्ट के कितने टाइप होते हैं तो सबसे पहले हम बात करें एल्बुमिन। एल्बुमिन की बात करते हैं। उसके बाद में जो एल्बुमिन है वो क्या होता है, यूज इन हाइपोवोलेमिया शॉक। हाइपोवोलेमिया शॉक में हम एल्बुमिन यूज करते हैं। एल्बुमिन कहाँ यूज करते हैं, हाइपोवोलेमिया शॉक, लीवर फेलियर, हाइपोएल्बुमिनेमिया कि ऐसी ये तीनों कंडीशन में से कुछ भी कंडीशन हो तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। स्टोर्ड फॉर 5 ईयर, 5 साल तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 25 ग्राम पर 100 ml इज इक्वल टू 500 ml ऑफ प्लाज्मा। आपकी जो 25 ग्राम का पर 100 ml का जो पाउच होता है जिसमें 500 ml प्लाज्मा के बराबर रहता है। फिर है क्रायो प्रेसिपिटेट। क्रायो प्रेसिपिटेट में क्या होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एफएफपी। ये एफएफपी से बनाया जाता है। यूज टू रिप्लेस क्लोटिंग फैक्टर। जो आपके क्लोटिंग फैक्टर 8 और ये 13 है, ये आपके क्लोटिंग फैक्टर और फाइब्रोनेक्टिन एंड वॉन विल्फर्ड फैक्टर हैं। ये फैक्टर आपको रिप्लेस करने के लिए हम क्रायो प्रेसिपिटेट जो है काम में लेते हैं। यूज फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मेनली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें हम ये काम में लेते हैं। स्टोर कैन बी स्टोर्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। 1 यूनिट एडमिनिस्ट्रेड ओवर 15 to 30 मिनट। एक यूनिट को हम 15 से 30 मिनट में ट्रांसफ्यूज करते हैं, कंप्लीट करना होता है। नोट, क्लाइंट के मेडिकल रिकॉर्ड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करके रखें। ये बहुत जरूरी है। जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो पूरा आपको फाइल में टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया, कब किया, कितने बजे स्टार्ट किया, कितने बजे खत्म किया, कोई रिएक्शन हुई है नहीं हुई, ये सब आपको रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद में कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी की बात करें तो क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, नेम एंड बैंड ऑन ब्रासलेट। आपको उसके क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान में रखनी है। कंपेटिबिलिटी मतलब क्या 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 मैच आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। रेसिपिएंट एबीओ और टाइप आरएच टाइप आइडेंटिफाई। आपको रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप आपको चेक कर लेना है। एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। आपको एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कोई कोई डिजीज तो नहीं है जैसे HIV, HCV, ये सब आपको चेक करनी है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ नेगेटिव। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। जो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कौन सा होता है, AB पॉजिटिव आपका यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट होता है। उसके बाद में हम बात करें कंडीशन फॉर ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन की क्या क्या कंडीशन होती है। डोनर मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल इन्फेक्शन डिजीज लाइक मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस, STD, ETC। उसको कोई भी ऐसी डिजीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें डोनर शुड नॉट बी डोनेटेड ब्लड इन लास्ट 90 डेज, यानी 3 मंथ। 3 मंथ तक उसने 3 मंथ के अंदर उसने ब्लड डोनेट तो नहीं किया है। अगर 3 मंथ में उसने ब्लड डोनेट किया है तो वो दोबारा से एलिजिबल नहीं है। एज विल बी 18 to 65। अगर 18 से 65 साल के बीच में है तभी वो ब्लड डोनेट कर सकता है। हीमोग्लोबिन नॉट लेस देन 12 ग्राम परसेंट। जिसका हीमोग्लोबिन है वो भी 12 ग्राम परसेंट से कम नहीं होना चाहिए। ब्लड शुड नॉट बी कलेक्ट इन एम्प्टी स्टमक। और अगर वो ब्लड डोनेट करने आ रहा है, जो भी कोई डोनर है ब्लड डोनेट करने आ रहा है, तो उसको एम्प्टी स्टमक कभी नहीं आना है। क्योंकि ब्लड जब निकालेंगे तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से उसको चक्कर आ सकते हैं या फिर कोई भी और भी सीवियर कंडीशन हो सकती है। गिव स्वीट ड्रिंक टू डोनर आफ्टर डोनेशन। अगर डोनेशन करने के बाद में उसको स्वीट ड्रिंक देते हैं।
उसके हम बाद में बात करें प्रिकॉशन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान निम्न तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन द फर्स्ट 15 मिनट ब्लड फ्लो रेट इज लिमिटेड टू 50 ml। आपको जो पहली 15 मिनट है उसके अंदर आपको मिनिमम जो कम से कम आप फ्लो रेट कर सकते हैं वो आपको करनी है, जो 50 ml से ज़्यादा नहीं करना है, एक्सेप्ट व्हेन ट्रीटिंग मैसिव ट्रोमा। एक्सेप्ट अगर कोई मैसिव ट्रोमा का केस है तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपको इसमें ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग में जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो स्टार्टिंग की जो 15 मिनट है अपने को स्लो फ्लो रेट रखनी है, ताकि कोई भी एडवर्स रिएक्शन कुछ भी अगर हो तो हमें तुरंत पता चल जाए और हम उसको स्टॉप करके तुरंत एक्शन ले सकते हैं, ताकि ब्लड भी कम से कम आपका बॉडी के अंदर जाए, लेकिन जब जाएगा तो इतनी देर में आपको पता चल जाएगा। यूज 40 माइक्रोमीटर साइज फिल्टर फॉर बीटी। जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो आपका फ्लो रेट वाला जो क्या बोलते हैं आईवी सेट है वो आपको 40 माइक्रोमीटर वाली साइज का यूज करना है, जो अलग आता है आपका जो नॉर्मल आपका आईवी फ्लूइड वाला जो आईवी सेट होता है उससे थोड़ा अलग आता है, इसमें आपका फिल्टर भी लगा रहता है। टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वन द एडमिनिस्ट्रिंग नर्स वेरीफाई द पेशेंट्स एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप एंड इट्स कंपेटिबिलिटी। वहाँ पे 2 हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, जहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रिंग नर्स चाहिए होती है जो कि वेरीफाई करती है पेशेंट एबीओ एंड आरएच जो ब्लड ग्रुप टाइप है उसको कंपेटिबिलिटी चेक करती है। उसके बाद में हम बात करें ब्लड स्टोर 4 डिग्री सेल्सियस एंड एडमिनिस्टर ऑन रूम टेम्परेचर। जो ब्लड है उसको स्टोर तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे करना है, लेकिन जब एडमिनिस्टर करोगे तो उसको रूम टेम्परेचर पे करना है 22 to 23, क्योंकि वो बहुत ही कूल ब्लड होता है। अगर आपने कोल्ड ब्लड तुरंत आते ही बैंक से आपने अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया तो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा और पेशेंट की वहां पर डेथ भी हो सकती है, बहुत सीवियर कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि कोल्ड ब्लड आपका हाइपोथर्मिया में चला जाएगा और वहां पर फिर पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में हम बात करें आगे, स्टार्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड विद इन 30 मिनट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक से जब आपके पास ब्लड आ जाता है तो उसके 30 मिनट के अंदर आपको स्टार्ट करना होता है। उसके बाद में हम आगे बात करें, नेवर यूज एनी सॉल्यूशन और ड्रग एक्सेप्ट नॉर्मल सेलाइन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो कैनुला लगा है हाथ में या फिर कोई सेंट्रल लाइन लगी है तो आपको उसके अंदर कोई दवाई मिक्सअप नहीं करनी है। नॉर्मल सेलाइन आप उसके साथ में मिक्स कर सकते हो, बाकी कोई भी उसमें इंजेक्शन नहीं देना है साथ में, तो उसका आपको ध्यान में रखना है, मिक्सअप नहीं करना है कुछ भी। चेंज बीटी सेट इन 4 to 6 आवर। अब अगर आप कंटिन्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है पेशेंट को तो आपको बीटी सेट है वो 4 to 6 आवर में चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है 4 to 6 आवर में ब्लड के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और उसकी वजह से वहां पर सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है। उसके आगे हम बात करें, रैपिड ट्रांसफ्यूज ऑफ कोल्ड ब्लड में कोज कार्डियक एरिथमियासिस। जो आपका अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, कोल्ड ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो वहां पर कार्डियक एरिथमियासिस हो सकता है। असेस पेशेंट एवरी 15 मिनट टू ऑब्जर्व ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर आपने ब्लड 15 मिनट में भी कुछ नहीं हुआ तो आपको ये नहीं कि उसको पेशेंट को छोड़ देना है, आपको हर 15 मिनट में पेशेंट को ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में यूज 18 गोज निडल टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो आपका कैनुला है, यहाँ पर ग्रीन कलर का कैनुला मेनली यूज करते हैं नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। जो कैनुला है वो ग्रीन कलर का यूज किया जाता है जिसका गोज 18 होता है, तो आपको ग्रीन कलर का कैनुला यूज करना है जिसका गोज कितना होता है 18 होता है। ये आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज में लेते हैं। बीटी के लिए हमेशा ग्रीन कलर का कैनुला यूज करते हैं जिसका गोज 18 होता है। उसके बाद में हम आगे बात करें ब्लड बैंक। ए प्लेस, ब्लड बैंक क्या होता है? ए प्लेस इन विच वोल ब्लड एंड सर्टेन कंपोनेंट्स आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड अंटिल नीडेड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड बैंक क्या होता है? ब्लड बैंक एक ऐसा प्लेस है जहां पर वोल ब्लड एंड सर्टेन कंपोनेंट्स और उसके कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं जब तक जरूरत होती है किसी ट्रांसफ्यूजन के लिए, जब तक वो स्टोर करके रखते हैं। ब्लड इज मिक्सड विद सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। जो ब्लड है वो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज के साथ मिक्स किया जाता है एंड स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस या फिर बोल सकते हैं 39 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर मैक्सिमम 40 to 45 डेज। हिपेरिन में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। हिपेरिन भी यूज ले सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। Banked blood should be used as soon as possible because the longer is it is stored,
द फ्यूवर रेड ब्लड सेल्स सर्वाइव इन यूजेबल फॉर्म। आपको जितना जल्दी हो सके आपको यूज करना है ब्लड, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा टाइम होगा उतनी सेल डेथ हो सकती है उसके अंदर। उसके बाद में हम आगे बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो क्या होती है, एलर्जिक एंड हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है। जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है वो एलर्जिक एंड हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है, जिसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें फीवर, चिल्स, इचिंग, स्वेटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्निया, हिमेचूरिया, ये सब आपको इसमें देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करोगे, तो सबसे पहले आपको स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड है, ब्लड चल रहा है, वो ब्लड को सबसे पहले स्टॉप कर देना है। उसके बाद में स्टार्ट 0.9% NS, जो आपका नॉर्मल सेलाइन है वो आपको स्टार्ट कर देना है, चालू कर देना है। इन्फॉर्म डॉक्टर, फिर उसके बाद में आपको इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करना है, आपको ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है और NS आपको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, चेक वाइटल साइन एट एवरी 5 मिनट। फिर आपको एवरी 5 मिनट में आपको वाइटल साइन चेक करने हैं। एडमिनिस्टर एंटी हिस्टामिन और अदर इमरजेंसी ड्रग, एसिटामिनोफेन एंड डाइफेनाइड्रामाइन एज प्रेस्क्राइब्ड, जैसे जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है फिर एडवाइज करता है। कलेक्ट फर्स्ट वॉइडेड यूरिन, ब्लड यूनिट, ट्यूबिंग एंड फिल्टर एंड सेंड टू द लैब। उसको फिर सेंड लैब में सेंड करना है कि कहाँ पर क्या इश्यू हुआ है। सर्कुलेटरी ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड, ये इसका भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो क्या होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड फ्लूइड ओवरलोड। इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड एट द रेट ऑफ टू रैपिड फॉर द क्लाइंट टू टॉलरेट। कोई ऐसा क्लाइंट है जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उसके लिए उसके हिसाब से कोई ज़्यादा ब्लड फ्लो जो रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसको आप बोल सकते हो सर्कुलेटरी ओवरलोड या फिर फ्लूइड ओवरलोड। साइन एंड सिम्टम्स, उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कफ, डिस्निया, चेस्ट पेन एंड बीजिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया एंड बाउंडिंग पल्स, डिस्टेंडेंट नेक वेन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करने हैं, स्लो द फ्लो रेट एट द मिनिमम लेवल, आपको कम से कम कर देना है। प्लेस द क्लाइंट इन अपराइट पोजीशन विद फीट डिपेंडेंट, आपको जो क्लाइंट को अपराइट पोजीशन में रख देना है ताकि उसको रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद में क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया या फिर बैक्टीरियमिया भी हो सकता है। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेट ब्लड, अगर कोई बैक्टीरियल कंटामिनेटेड ब्लड है उसका ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो सेप्टिसीमिया आपको देखने को मिल सकता है, या फिर अनहाइजेनिक प्रैक्टिस की वजह से भी सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स एंड हाई फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, हाइपोटेंशन एंड शॉक। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, नोटिफाई द फिजिशियन, ये आपके नर्सिंग इंटरवेंशन करना है। फिर नोट लगा के देखो, टू प्रिवेंट सेप्टिसीमिया बीटी विल कंप्लीट इन 4 आवर। आपको सेप्टिसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उस प्रोसेस को विद इन 4 आवर में आपको कंप्लीट करना है। अगर पेशेंट में सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे तथा ब्लड बैंक को वापस ब्लड बैंक में भेजेंगे, उसको वापस ब्लड बैंक में भेज देते हैं। उसके बाद में और कंडीशन हो सकती है आयरन ओवरलोड, डिलेड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन and that occur in client who receive multiple blood transfusions such as client with anemia and thrombocytopenia। जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया के पेशेंट होते हैं उनमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, इसकी वजह से उनमें आयरन ओवरलोड भी हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स, उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, तो वोमिटिंग देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा एंड अल्टर्ड हेमेटोलॉजिकल वैल्यू आपको उसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होंगे, तो एडमिशन ऑफ डेफोरेक्सामाइन विच रिमूव एक्यूमुलेटेड आयरन बाय किडनी, किडनी से क्या करता है ये आयरन को निकालता है, कौन सा, डेफोरेक्सामाइन। उसके बाद में क्या हो सकता है, और हाइपरकेलेमिया भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, स्टोर्ड ब्लड हीमोलाइसिस के द्वारा पोटेशियम को मुक्त करता है। द ओल्डर ब्लड हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ हाइपरकेलेमिया, जितना पुराना ब्लड होगा उतनी ज़्यादा हाइपरकेलेमिया होने के चांसेस रहेंगे। रीनल फेलियर के पेशेंट में हमेशा फ्रेश ब्लड देना चाहिए। रीनल फेलियर के जो पेशेंट है उसमें कभी पुराना ब्लड हमें यूज़ नहीं करना है, जितना हो सके हमें फ्रेश ब्लड यूज़ करना है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो
पेरिस्टेसिस देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिल सकता है और डिसर्जिमिया भी हमें देखने को मिल सकता है। उसमें हमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है, स्लो द ट्रांसफ्यूजन, नोटिफाई द एचसीपी। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, रेगुलर इंसुलिन एंड हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज, काइक्सलेट, सोडियम पॉलीएस्ट्रेस सल्फोनेट आपको देना है मेडिकल मैनेजमेंट में। और उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, ब्लड में जो भी आपकी एक्सिस सिट्रेट होता है ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट होने लगता है, जिससे हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्या करता है, जो सिट्रेट है वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकलेगा तो आपका कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उस कैल्शियम की कमी को आप क्या बोल दोगे, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो हाइपोकैल्शियमिया। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स, मसल स्पाज्म, टिटेनी साइन। आपको अगर हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टिटेनी साइन, पॉजिटिव चेस्टिक साइन एंड ट्रोसियो साइन आपको देखने को मिलेगा और पेरिस्टेसिस देखने को मिल सकता है। इंटरवेंशन में क्या करोगे आप, आपको सबसे पहले स्लो ट्रांसफ्यूजन, जो आपका ट्रांसफ्यूजन है उसको धीरे करना है और नोटिफाई करना है किसको, एचसीपी को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको आपको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में और क्या हो सकता है, डिजीज ट्रांसमिशन भी हो सकती है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉज डिजीज, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उसका ब्लड अगर किसी दूसरे में चढ़ाया जाता है तो डिजीज भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थंब देना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थंब देना ज़रूर भूलें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी वैकेंसी या फिर और भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको आपको वीडियो के रूप में लेके आएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।